हाय गाइस, स्वागत है आपका फिर से आज शुक्ला एजू गैलेक्सी में। आज हम एक साइंस के ऐसे महत्वपूर्ण लेसन पर आए हैं, महत्वपूर्ण बिंदु पर आए हैं जहां कि आप सबका होना अनिवार्य है। लेकिन ध्यान रखिए, वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। इससे आप अगर स्टूडेंट है तो कई ढेर सारी समस्याएं आपकी सॉल्व हो जाएंगी। और साथ ही साथ यह चैप्टर साइंस का इतना महत्वपूर्ण है कि हर किसी के जीवन में हर किसी को इसके बारे में जानना ही चाहिए। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? जीवन प्रक्रिया 2, लाइफ प्रोसेस 2। अभी हमने जीवन प्रक्रिया 1 में पढ़ा था। ठीक है, सबसे पहले हम देखें जीवन प्रक्रिया होती क्या है। व्हाट इज द लाइफ प्रोसेस? जीवन को बनाए रखने के लिए या जीने के लिए जितनी भी प्रक्रियाएं की जाती हैं हमारे द्वारा, वो हम जीवन प्रक्रिया कहते हैं। उसमें है भोजन है, पोषण है, उत्सर्जन है, प्रजनन है, ब्लड सर्कुलेशन है, पाचन है, प्रचूषण है, स्वांगीकरण है, उत्सर्जन है, ढेर सारी प्रक्रियाएं हैं। लेकिन पिछले चैप्टर में हम लोगों ने सिर्फ पोषण को पढ़ा था, भोजन को पढ़ा था। और आज इसी कड़ी में उसी जीवन प्रक्रिया में एक अंग और है, वो है प्रजनन। लेकिन इसको हम जीवन प्रक्रिया में रखते हुए भी प्रजनन जीवन प्रक्रिया के अन्य प्रक्रियाओं की तरह नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये, जीवन प्रक्रिया में जितने भी पॉइंट हमने बताए वो सब जीने के लिए जरूरी है, वो कंपलसरी है जीने के लिए। लेकिन प्रजनन जो है वो जीने के लिए जरूरी नहीं है। तो फिर क्या है प्रजनन? क्या है? इसकी परिभाषा से आप कंफर्म कर सकते हैं, किसी सजीव के द्वारा, किसी भी सजीव के द्वारा उसके जैसी प्रतिकृति उत्पन्न करने की क्षमता को, उत्पन्न करने की क्रिया को हम प्रजनन कहते हैं। किसी भी सजीव द्वारा अपनी जैसी जाति या प्रजाति उत्पन्न करने की क्रिया को प्रजनन कहते हैं। व्हाट इज द रिप्रोडक्शन? Reproduction is a process by any organism to reproduce a new species like itself own। किसी भी सजीव के द्वारा अपनी जैसी आकृति उत्पन्न करने की क्षमता को प्रजनन कहते हैं। अब जब ये प्रजनन की परिभाषा आपने देख ली, तो यह प्रजनन जो है जीवन की अन्य प्रक्रियाओं से अलग क्यों है? अलग इसलिए है, अन्य प्रक्रियाएं जीवन जीने के लिए की जाती हैं, लेकिन प्रजनन की जो क्रिया है वह अपने प्रजाति के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए की जाती है। ठीक है, या किसी सजीव द्वारा अपनी प्रजाति, अपनी नस्ल को अनवरत बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है, मतलब अपने जैसी जो संतति उत्पन्न की जाती है, उसको हम कहते हैं प्रजनन। अब आइए देखते हैं, आपने देख लिया प्रजनन क्या है। अब हम ये देखेंगे प्रजनन की कौन कौन सी विधियां हैं, प्रजनन होता कैसे कैसे है, ये सारी प्रक्रियाएं हम इसी वीडियो में आज ही देखेंगे। आगे में आप देखें, अब ये है आपके सामने प्रजनन के प्रकार। पहले हम प्रजनन के प्रकार पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है। प्रजनन की दो विधियां हैं, एक है अलैंगिक प्रजनन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज हम सिर्फ अलैंगिक प्रजनन पर हम पढ़ेंगे। लैंगिक प्रजनन का वीडियो आपको इसके बाद मिलेगा। आइए हम देखते हैं ये अलैंगिक प्रजनन होता क्या है। किसी भी सजीव के द्वारा बिना युग्मक निर्माण के, किसी सजीव के द्वारा बिना युग्मक निर्माण के अपनी जैसे नए सजीव, नई प्रजातियां, अपनी प्रजाति के नए सजीव बनाने की, पैदा करने की क्रिया को, विधि को अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। आप समझ लीजिए इसको। जब कोई प्रजनन होता, मोस्टली आप लोग देखते हैं उसमें दो युग्मक होते हैं, नर युग्मक, मादा युग्मक। ये दोनों मिलकर के युग्मनज बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं। लेकिन अलैंगिक प्रजनन में कोई युग्मक नहीं बनता, इसमें नर युग्मक, मादा युग्मक नहीं बनता। तो आपने परिभाषा क्या देखी? किसी भी सजीव के द्वारा बिना युग्मक निर्माण के अपनी प्रजाति पैदा करने की प्रक्रिया को, क्रिया को, प्रोसेस को क्या बोलते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
ठीक है, माने इसमें किसी प्रकार का युग्मक नहीं होगा। अब इसे क्या बोलेंगे यहां पर, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ऑफ से द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज विदाउट प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपने यहां पर अलैंगिक प्रजनन की विधि तो देख ली। अब अलैंगिक प्रजनन की खासियत क्या होती है? खासियत ये होती है, इसमें जो नई प्रजातियां बनती हैं, जो नए जनरेशन आती हैं, उनका पुराने से बहुत ज्यादा समानता दिखती है, सिमिलरिटी दिखती है, और यह एक प्रकार का हानिकारक लक्षण है। क्यों लक्षण है? आने वाले समय में जो नई प्रजातियां आती हैं, नए माहौल, नए परिवेश में, उनमें उसके अनुसार अंतर आते रहना चाहिए। अगर उनके पास उनके जनक जैसे जहां से पैदा हुए हैं उनके ही गुण दिखाई देते हैं, तो मतलब इनके लिए हानिकारक लक्षण है। दूसरी विधि क्या, दूसरा गुण क्या है? जो अलैंगिक प्रजनन होता है वो बहुत तीव्र गति से होता है, बहुत फास्ट होता है, यह एक इसका अच्छा लक्षण है। अब आइए देखते हैं कि अलैंगिक प्रजनन जो है यह फिर दो प्रकार का है। पहला है एक कोशिकीय सजीवों में अलैंगिक प्रजनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दूसरा है बहुकोशिकीय सजीवों में अलैंगिक प्रजनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब एक कोश की सजीवों में कुछ अलग विधियां हैं और बहुकोश की सजीवों में कुछ अलग विधियां हैं, दोनों अलैंगिक की बात है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक कोश की सजीवों में जो अलैंगिक प्रजनन की विधि है वो कैसे है, आप यहां देख लेंगे। हम पहले देखेंगे एक कोश की सजीवों में प्रजनन कैसे होता है। इसका प्रजनन सबसे पहले देखिए द्विविभाजन। क्या है? द्विविभाजन, बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन। अब ये द्विविभाजन होता कब है, क्यों होता, वो आप देख लीजिए, बड़ा सिंपल तो होता है। कुछ एक कोश की सजीव ऐसे होते हैं कि जब उनकी परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, मतलब उनके पास भरपूर मात्रा में भोजन है, रहने के साधन है, उनका विकास बड़ा तीव्र होता है। और जब उनका विकास तीव्र होता है, उनकी कोशिकाएं बड़ी हो जाती हैं, तो कोशिका के अंदर उनके केंद्रक का विभाजन हो जाता है और केंद्रक दो केंद्रों को में बढ़ जाता है। और केंद्रक का विभाजन होने के पश्चात उनकी कोशिका के कोशिका द्रव्य भी दो भागों में बढ़ जाते हैं और फिर नए दो कोशिकाएं नई बन जाती हैं। इसे कहते हैं द्विविभाजन, बाइनरी फिजन। समझ गए ना? अनुकूल स्थितियों में कुछ एक कोशिकीय सजीवों की कोशिकाओं में बेतहाशा वृद्धि होती है और वृद्धि होने के बाद समसूत्री या असमसूत्री, माइटोसिस, अमाइटोसिस विधि द्वारा उनका केंद्रक का विभाजन होता है, डिवीजन होता है। उस विभाजन के पश्चात जब केंद्रक का विभाजन हो जाता है तो फिर होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन और दो नई कोशिकाएं बनकर सामने आ जाती हैं। इस विधि को कहते हैं द्विविभाजन या बाइनरी फिजन। अब इसमें होता किसमें किसमें है? तीन चीजें देखो। पहला तो एक है अमीबा, ये अमीबा है। अमीबा में होता क्या है, जब इनकी अनुकूल परिस्थितियां हो जाती हैं, इनकी कोशिका में वृद्धि हो जाती है, तो करते क्या है? सबसे पहले इनका जो केंद्रक है ना, दो केंद्रक में बढ़ जाएगा। अब ये दो में एक इस सिरे होगा, एक इस सिरे होगा, नंबर एक हो गया। अब धीरे धीरे क्या होता है, इनका ये जो आकार है ऐसा हो जाएगा इस प्रकार से। अब ये दो भागों में भागे, आगे और जाकर के इनके अंदर जो बलय होते हैं वो बलय आपस में मिल जाते हैं और फिर नई कोशिकाओं को, दो नई कोशिकाओं का जन्म होता है। इसे कहते हैं अमीबा में द्विविभाजन। लेकिन अमीबा में विभाजन की पद्धति, विभाजन की सिस्टम या विभाजन की पद्धति के अनुसार द्विविभाजन को तीन भागों में बांटा गया। ये जो अमीबा है आप जानते हैं इसका आकार अनियमित होता है, इसमें कोई एक्सिस नहीं होता है, इनका विभाजन कहीं से भी हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं साधारण विभाजन, सिंपल बाइनरी फिजन। ठीक है। दूसरा एक होता है पैरामीशियम। ये देखा पैरामीशियम है।
अब पैरामीशियम सीलिया इसका है, ज्यादा हम पैरामीशियम के बारे में नहीं बता रहे हैं कि इसका विभाजन होता है। इसके शरीर का ना क्षैतिज, जब पैरामीशियम, इसमें भी अनुकूल स्थितियां हैं, जब इनकी कोशिकाएं बेतहाशा वृद्धि से बड़ी हो जाती हैं तो इनके केंद्रकों का क्या, इनके केंद्रक का विभाजन होता है समसूत्री द्वारा। विभाजन होने के पश्चात ये क्षैतिज विधि से ट्रांसवर्सल में दो भागों में बढ़ करके यहाँ पर दो अमीबा को जन्म देते हैं, दो पैरामीशियम को जन्म देते हैं। इसे कहते हैं क्षैतिज विभाजन, क्षैतिज विभाजन, ट्रांसवर्सल डिवीजन। तो ये हो गया सिंपल डिवीजन, ये हो गया ट्रांसवर्सल। लेकिन कुछ सजीव ऐसे होते हैं जिनमें कि ये विभाजन इस प्रकार होता है, वो है यूग्लिना। ये देखिए, ये ऐसे यूग्लिना है, ये असाभिका इसकी है, इसके द्वारा प्रसन्न होता है। जब इनकी भी कोशिकाएं काफी हद में बढ़ जाती है तो इनका लंबवत, ये ऐसे लंबवत विभाजन होकर के दो नई कोशिकाओं को जन्म देते हैं। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, लंबवत विभाजन, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ यूग्लिना। तो आपने ये देखा, द्विविभाजन परिभाषा देख ली कब होता है, ये कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, एक सिंपल, एक ट्रांसवर्सल और एक लॉन्गिट्यूडनस। तो आप इसको याद रखेंगे इस नाम को विभाजन में। अब इसी क्रम में हम आगे देखते हैं क्या होता है। ये द्विविभाजन तो हो गया। अब अगला है इसमें बहुविभाजन, बहुविभाजन, मल्टीफिजन। मल्टीफिजन अब ये कब होता है, जब स्थितियां प्रतिकूल होती हैं, उनके खिलाफ होती हैं। तो सबसे पहले अमीबा देखिए, ये अमीबा है, अमीबा क्या करता है, कूटपाद बनाना बंद कर देता है। स्थितियां प्रतिकूल होती हैं, इसका मतलब उनको पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल रहा है, भोजन नहीं मिल रहा है, ठीक है, उनका विकास रुक जाता है। ऐसी स्थितियों में अमीबा जो होता है अपने चारों तरफ कूटपाद, स्यूडोपोडिया का बनाना बंद कर देता है। और इतना नहीं, अपनी कोशिका के चारों तरफ एक मोटी दीवार बनाता है, इसे सुरक्षा आवरण भी बोल सकते हैं आप इसको। ये सुरक्षा आवरण आपका हो गया है अमीबा का। इसको हम बोलते हैं पुटी या सिस्ट, पुटी या सिस्ट। तो सबसे पहले क्या करता है अमीबा, अपने कूटपादों को बनाने की प्रक्रिया बंद कर देता है, अपनी कोशिका के चारों तरफ एक मोटा सुरक्षा आवरण बना लेता है जो कि इसे बाहरी पर्यावरणीय घटकों से रक्षा करता है। और इस आवरण को क्या बोलते हैं, पुटी बोलते हैं। और उसके बाद में इसके केंद्रक का बारंबार विभाजन होता है। ये देखो, यह केंद्रक हो गया, केंद्रक केंद्रक, यस, ये सब केंद्रक है, इसके केंद्रक हो गए विभाजन। और उसी समय में इनके कोशिका द्रव्य का भी विभाजन हो जाता है जो कि केंद्रक के चारों तरफ आके इस प्रकार से स्थित हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखें यहाँ विभाजन तो हो गया। उसके बाद जब स्थितियां अनुकूल आती हैं, फिर से बारिश होती है, फिर पानी मिलता है, तो इनकी जो पुटी होती है, जो इनका शिष्ट है, ये टूट जाता है और अनेक अमीबा बाहर निकल करके स्वतंत्र जीवन यापन करने लग जाते हैं। इसे हम कहते हैं बहुविभाजन, मल्टीफिजन, ठीक है। अब तीसरी विधि हम आपको यहां बताएं, अलैंगिक प्रजनन का हम कौन पढ़ रहे हैं, एक कोश की सजीवों में। तीसरा है मुकुलन, मुकुलन बडिंग। ये देखिए, ये क्या होता है, कुछ एक कोश की सजीव ऐसे होते हैं, खास करके ईस्ट, खमीर, किण्व, जो भी नाम आप जाने सब एक ही है, ईस्ट है, खमीर है और किण्व है। जब इनकी कोशिकाएं में वृद्धि हो जाती है, देखिए ये है खमीर है, तो इनका केंद्रक भी दो भागों में बढ़ जाएगा। अब एक केंद्रक यहां हो गया, एक यहां हो गया। अब एक केंद्रक होने के पश्चात क्या होता है, इनके ऊपर एक उभार बनता है, बल्ज, ठीक है। ये उभार धीरे धीरे बढ़ता जाता है और बढ़ता गया और बढ़ता गया। जब पर्याप्त मात्रा में बढ़ जाएगा तो ये जो केंद्रक आपका यहाँ पर है ना, ये केंद्रक आ जाएगा इसमें, और ये जो कोशिका है अलग होकर के नए ईस्ट को जन्म दे देती है, नए खमीर जन्म दे देती है। इसको बोलते हैं मुकुलन पद्धति या बडिंग सिस्टम इन द यूनिसेलुलर
ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब तो आपने देख लिया कि एक कोशिकीय सजीवों में प्रजनन कैसे होता है। अब इसके बाद बारी है बहुकोशिकीय सजीवों में प्रजनन कैसे देखेंगे, अलैंगिक प्रजनन कैसे होगा बहुकोशिकीय सजीवों में। लेकिन उसके लिए आपको हम यहां नहीं बल्कि अगली वीडियो दे रहे हैं, क्योंकि इसमें देंगे तो काफी बड़ा हो सकता है। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग इस पार्ट को, प्रजनन में हमने क्या बताया, अलैंगिक प्रजनन, और अलैंगिक प्रजनन में दो भाग हैं। पहला है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर, और सेकंड है मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर का ये 3 पार्ट आपने यहां पर पढ़ लिया है। ठीक है, अब बाकी हम पढ़ेंगे मल्टीसेलुलर का। अब फिर तब तक आप इसको तैयार कीजिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।